So then students, I was discussing multiplication of matrix by a matrix. जब आपके पास दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए दिए गए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है और मैं आपसे कह रहा हूँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। अगर आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए दिए गए हैं तो ये बात नेसेसरी नहीं है कि वो मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे। उसमें एक क्लॉज रहता है, एक ग्लिच रहता है। जब तक कि वो क्लॉज पूरा नहीं होता या आपको दिख रहा है कि वो जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्लॉज को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, और अगर कर रहे हैं तो ही मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। अब वो क्या क्लॉज रहता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है B। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, 3 रो 1 कॉलम। जो A मैट्रिक्स है उसका कॉलम और जो B मैट्रिक्स है उसका रो, ये वाली वैल्यू अगर दो मैट्रिक्स के बीच में मैच कर रही है, पहले मैट्रिक्स में कॉलम का वैल्यू और दूसरे मैट्रिक्स का रो का वैल्यू, अगर ये वैल्यू मैच कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और अगर ये वैल्यू मैच नहीं कर रहा है तो ये मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं है। अभी जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, इसमें पहले मैट्रिक्स का कॉलम का वैल्यू है 2 और दूसरे मैट्रिक्स का रो का वैल्यू है, हमेशा याद रखना, यही देखना है हमेशा, जो पहला मैट्रिक्स लिखा है उसका कॉलम का वैल्यू और जो दूसरा मैट्रिक्स लिखा है उसका रो का वैल्यू, ये मैच करना चाहिए। C इक्वल टू R, फर्स्ट का कॉलम दूसरे का रो का वैल्यू। अगर ये मैच नहीं करता है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा, और अगर ये मैच करता है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ तो ये मैच नहीं कर रहा था, तो मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं है। वहीं मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ, 4 3 1 2 2 1 3 1। अब दो मैट्रिक्स लिखे मैंने आपके सामने। फर्स्ट वाले का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, सेकेंड वाले का भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का। अब आप देखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको करने के लिए बोला है। तो जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसका कॉलम का वैल्यू और जो सेकेंड वाला मैट्रिक्स है उसका रो का वैल्यू, ये मैच कर रहा है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऊपर नहीं था क्योंकि वो वैल्यू मैच नहीं, यहाँ 2 था यहाँ 3 था, इसलिए ये वैल्यू मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ कर रहा है, इसका कॉलम और इसका रो का वैल्यू मैच कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, चलो, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो अब करना कैसे मल्टीप्लिकेशन वो बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले इतना तो समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन होगा कि भी नहीं होगा, ये बात तो टेस्ट कर लूँ। तो उसका ये क्लॉज रहता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो, जो पहला वाला मैट्रिक्स लिखा है उसका कॉलम वैल्यू चेक करो, और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स लिखा है उसका रो वाला वैल्यू चेक करो। अगर दोनों का वैल्यू मैच कर रहा है मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा, ठीक है, ये बात तो आई समझ में। लेकिन आंसर, जो भी आपका आंसर आता है मैट्रिक्स का, अब आपको ये बात तो कंफर्म आ गई कि सर दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके कुछ तो आंसर मिलेगा भाई, वो आंसर का ऑर्डर कितना रहता है। पहले अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो जो नंबर्स बच गए, जैसे ये वाला एक नंबर आपका बच गया,
और ये वाला एक नंबर बच गया। तो ये वाली वैल्यूज़ आप यहाँ कॉपी कर देते हो, वो आपके रिज़ल्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है। मतलब आप रिज़ल्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर बिना मल्टीप्लाई करे ही गेस कर सकते हो कि कितना आएगा। कॉलम और रो की वैल्यू मैच कर गई, तो जो दो वैल्यूज़ मैच कर गई हैं उनको आप हाइड कर लो। जो बाकी दोनों वैल्यूज़ बच गई हैं उनको आप यहाँ पे लिख दो, इस वाले को पहले, इस वाले को बाद में। तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई करा ना तो आपका क्या आंसर आएगा। एग्जाम्पल एक और लेकर बताता हूँ। मान लो पहला एक मैट्रिक्स है 3x1 का, और दूसरा एक मैट्रिक्स है 1x2 का। तो आपने देखा, अब मैंने आपसे पूछा क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे? तो आप बोलोगे कि सर इसका कॉलम का वैल्यू इसके रो के वैल्यू से मैच कर रहा है, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होके रिज़ल्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, रिज़ल्ट जनरेट करेंगे। उस रिज़ल्ट का क्या ऑर्डर रहेगा? सर इन दोनों को हाइड कर लो, क्या बचा? 3 और 2, तो उसके रिज़ल्ट का ऑर्डर रहेगा 3x2। उसके रिज़ल्ट का ऑर्डर रहेगा 3x2। जो वैल्यू मैच कर रही है ना, जो वैल्यू मैच कर रही है ना उसको हाइड कर दो, और हाइड करने के बाद जो दो वैल्यूज़ बच रही हैं 3 और 2 वो वहाँ पे राइट कर दो। तो 3x2 विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिजल्ट मैट्रिक्स। इज़ दिस क्लियर? ध्यान से देखिएगा ये जो मैंने बात बताई। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना कैसे, वैल्यू जनरेट। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या आंसर आएगा, लेकिन अब वो आंसर में कहाँ कौन सी वैल्यू लिखनी है ये मैं आपको करना सिखाऊंगा इसके बाद वाले वीडियो में। सो प्लीज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो मैंने आपको बताया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और मैट्रिक्स से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हो रहा है तो उसमें किस बात का ध्यान रखना पड़ता है, ये बातों का ध्यान रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना कैसे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ये तो ये बताया कि क्या रूल है, ये रूल अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ही मल्टीप्लाई होगा, वरना हर मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है ना। जब भी आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो वो इतना ऑटोमेटिक नहीं रहता कि बस आपने दे दिया और वो मल्टीप्लाई हो गया। ये रूल फॉलो होना चाहिए कि पहले वाले का कॉलम वैल्यू, मतलब जो पहले मैट्रिक्स लिखा है उसका कॉलम वैल्यू, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो वैल्यू ऑर्डर में वो मैच करना चाहिए। अगर ये नहीं मैच कर रहा तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं रहता, और अगर ये मैच कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल रहता है। और मल्टीप्लाई होके जो आंसर वाला मैट्रिक्स आएगा उसका क्या ऑर्डर रहेगा? ये दोनों वैल्यूज़ को हाइड कर लो, कौन कौन सी बची? 3 और 2, तो वो 3 और 2 उसका ऑर्डर रहेगा।